तो आज सचिन हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ होंगे हमारे साथ अर्पित, जिन दोनों से बातचीत करेंगे और दोनों से पता करेंगे कि आज क्रिप्टोज में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन को जरा शेयर कर रहा हूँ CoinDCX से, ताकि आप उस स्क्रीन को एक बार देख पाएं। और स्क्रीन पर देखने के बाद आपको स्पॉट का टर्मिनल, यानी कि जो हम टर्मिनल टिपिकल इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम देखते हैं या जिसके बेसिस पर हम आपके सामने आंकड़े लेके आते हैं, वो हम आपके सामने दिखा देते हैं वापिस से। ये टर्मिनल है पूरा। अगर आप चाहें तो इसको आप कैसे देखते हैं, आपको हम कई बार इसके बारे में बता भी चुके हैं, लेकिन ये किसी दिन और मौका होगा। अब आज दोनों एनालिस्ट होंगे तो उन दोनों से चर्चा करेंगे। एक दो चीज मैं फिर भी आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारी एक फेवरेट के कॉइन्स की लिस्ट है, जो हम धीरे धीरे करके बना रहे हैं। हमने एक दिन में नहीं बनाई, और ना ही हम इसको एक दिन में बनाना चाहते भी थे। इसलिए हमने तरीका ये ढूंढा कि हमने कोशिश की, जितने भी एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ते थे, उन सभी एनालिस्ट को कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट करके वापस से उनसे शेयर्स पूछते गए और उनसे बातचीत करते गए, और उन्होंने जो कॉइन्स है अपनी लिस्ट में बनाते गए। जैसे शुरुआत हुई थी एटम से, फिर अभी एक दो दिन पहले एक्रो के बारे में बातचीत हुई। आज हालांकि स्लाइटली 8% नीचे है। CHR कल 12-13% ऊपर था, आज 5% नीचे है। ये टिपिकली सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। आप इजी देख पा रहे होगे 10% नीचे है। इस पे भी एक बार पहली बार बातचीत हो चुकी है। इथीरियम, BTC तो हम रोज ही देखते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। रिपल आज 2% नीचे है, 43 रुपए के रेंज के आसपास है। ये तो INR टर्म्स में है, और काफी हद तक हम USD वाले भी कॉइन्स को देखते हैं। अर्पित इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे सचिन से भी। आज दोनों एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद काफी हद तक हम आइडिया लेंगे। अर्पित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आज फिर से वही दिन लग रहा है सर, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में, नो मूवमेंट, नथिंग, बहुत शांति है, और स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव मूड भी है मार्केट का। एक बार हम BTC पे सर वापस आते हैं, BTC के चार्ट देखते हैं। आप मेरे को जरा BTC के बारे में बताना शुरू कीजिए सर। सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं? BTC पे एक बार आपका व्यू चाहिए था सर। हाँ, चार्ट का वेट कर रहा हूँ। जी डिम्पी जी, तो जैसा हम अभी काफी दिनों से यही चर्चा कर रहे हैं कि एक टाइम वाइज करेक्शन या साइडवेज जो चलता है मार्केट, वही उसी टाइप का है। कोई बड़ा मूव भी नहीं आ रहा है कि नया माल उठा सके और ऐड करना चाहे कम दामों पे, वो कर सके, मौका नहीं दे रहा है मार्केट। उसके अलावा फंडामेंटल जो एक न्यूज है, एक बड़ा डेवलपमेंट जिसे मैं मानता हूँ कि कल एक न्यूज आई मार्केट में कि एक मास म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी है USA में रजिस्टर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी का तो आप जानते ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब, उसका वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, और उसकी वो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उस पे एक सम अश्योर्ड दे देते हैं। उसके अलावा जो वो पैसा उनके पास आता है, वो उसको मार्केट्स में, अलग अलग मार्केट्स में डिप्लॉय करते हैं, और उस पे जो भी उनका अर्निंग्स हो पाती है, उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, उनके सिस्टम्स होते हैं, इस टाइप से इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं। तो कल एक डिस्क्लोजर आया एक मास म्यूचुअल कंपनी का कि उन्होंने $100 मिलियन के बिटकॉइन उठाए हैं मार्केट से। तो जो हमारी बातचीत लगातार चल रही है कि इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और अब वो बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदर उनको पता है कि बिटकॉइन यहाँ से डबल जाएगा, बिटकॉइन 25 से 30 लाख जाएगा, तभी तो आ रहे हैं। लॉस मेकिंग ट्रेड कौन करने आता है मार्केट में? तो उस हिसाब से ये वाली थीम, इंस्टीट्यूशनल प्ले वाली थीम चल रही है, और 2021 में तो ये काफी डोमिनेंट हो जाएगी। अभी तो एक इंश्योरेंस कंपनी का डिस्क्लोजर आया है, हजारों इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके पास लाखों करोड़ों में कैश पड़ा हुआ है, और बैंक में जैसा कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में तो 0 हो चुकी है, इंडिया में भी तेजी से कम हो रही है, FD के रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके पास फंड्स डिप्लॉय करने के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ही अंडर वैल्यूड सेक्टर कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है, और इस हिसाब से वो अपने मूव्स ले रहे हैं। तो बिटकॉइन में जमे रहें, बिटकॉइन में अगर डिप आते हैं तो बाय करते रहे, यही सलाह है। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर किसी भी तरह का डिपेंड। अच्छा सचिन, मैं आपका माफ कीजिए, अभी अर्पित, आपके मैं 2 पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पहला, आप ये कहते हैं कि एक तो इसकी कॉस्टिंग है वो करीब 13 लाख के आसपास के, इससे नीचे तो बिल्डिंग ही नहीं है बिटकॉइन की, तो ये एक हमारे लिए बेंचमार्किंग होता है। दूसरा, आप ये कहते हैं कि 25-30 लाख तक के रेट आ रहे हैं, और मार्केट के अंदर जिस तरह की पोजिशनिंग हो रही है, जो लोग इसको खरीद रहे हैं उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है।
तो ये दो चीज तो मेरे को बता रही है। मैं एक काम कर सकता हूँ बीटीसी के अंदर, अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास एक स्पेयर मनी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत तरह के इन्वेस्टर होते हैं मार्केट के अंदर। मेरे पास मान लो एक स्पेयर मनी है जो करीब 5 से 8 लाख रुपए पड़ी हुई है, मैं उसका 30% अभी लगा दूं क्या? मैं 30% इस रेट पे भी लगाना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं साइडवेज मोमेंटम होते होते वापस फिर से तेजी ना पकड़ ले। जी, अगर ये मान लें कि अभी तक कोई हाथ में बिटकॉइन नहीं है और एक मौका देख रहे हैं तो 30% डालने में कोई बुराई नहीं है, डाला जा सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और ऐड करने की देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में टाइम वाइज करेक्शन में जाना ठीक नहीं रहेगा, या तो एक डिप का वेट करें या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, वो मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, मैं आपसे अगर ये बोल दूं इसी समय ही मैं 30% इथीरियम में डाल दूं, तो आप वहां पे कर दोगे अलाउ? देखिए, करेक्शन तो वहां पे भी साइड बाय साइड चली रही है, वो बिटकॉइन और इथीरियम एक साथ ही चल रहे हैं, तो इथीरियम में वैसे डाला जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर पहले से कोई होल्डिंग नहीं है तो भी इथीरियम में डाल सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर इथीरियम के अंदर इंटरेस्ट है तो जो फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लिक्विडिटी माइनिंग अपॉर्चुनिटीज है, उनको एक्सप्लोर करा जाए तो डालना चाहिए, डेफिनेटली डालना चाहिए। लेकिन अगर प्योरली ट्रेडिंग पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो वेट करना चाहिए या तो डिप का या ब्रेकआउट का। ठीक है। ये इथेरियम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। स्लाइटली अगर आप बीटीसी और इथेरियम दो पॉइंट ही चुनते हैं, हमने विक्रांत से भी बात पूछी थी कि मान लो मैं नया क्लाइंट बन के आपके पास आता हूँ तो दो कॉइन्स जिसको आप अभी पैसा डलवाने के लिए कहोगे तो वो था बीटीसी और इथेरियम। ये बात अर्पित भी कहते हैं, ये बात सचिन ने भी कही है, सचिन भी इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये बात सचिन से भी हमने बात पूछी है। ठीक है, तो दोनों चारों, इससे पहले हमने विवेक से भी बातचीत की थी, उनका भी यही मानना था। तो बहुत सारे एनालिस्ट एक ही चीज को कह रहे हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन से दूर तो ना ही रहा जाए। ठीक, अब आते हैं एक और पॉइंट पे, कहां पे एंट्री की जाए। इथेरियम के अंदर भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत अगर आपको और गुंजाइश मिलती है तो आप लगा के रखिएगा पैसा, बिडिंग करने के रखिएगा अपने पैसे की। वो है 40,000 से लेके 42,000 43,000, हमने कल आपको रेंज भी बताई थी। फाइनली उस रेंज के अंदर आ गया। हमने 46,000 पे एक बार रिट्रेसमेंट आपको नोटिस कराया था। देखो, मैं ना एक चीज मैं अर्पित के साथ आपको बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, वो ये कह सकता हूँ कि हम आपको पैसा बना के दें या ना दें, पैसा कम से कम बचा के तो दे ही दिया। इथेरियम पे हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि 46,000 पे ले या नहीं ले, वो रोक दिया। आपसे ये भी कहा था कि सर पहले 46,000 पार होने देना फिर चलते हैं, नहीं तो हमको रिट्रेसमेंट के साइन दिख रहे हैं। और ये जो आप लाल लाल लकीरें देख पा रहे हैं ना सर, ये रिट्रेसमेंट था टिपिकली। इसको हमने डबल टॉप भी कहा था, बाद में तो ट्रिपल टॉप भी बना फिर ये बाद में, और ये बात आपसे कही भी थी। तो अगर हमने आपको 46,000 पे रोका है, आप 43,000 या 42,000 पे ले रहे हो, तो कम से कम 3 से 4,000 पे हमने आपको वैसे नहीं कमा के दिए, तो वैसे तो बचा लिया आपके पैसे जो आप महंगे पे आते। अब आती है दूसरी बात जहां पे एंट्री करने का। तो अर्पित जी, एक बार मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा, क्या 40 से लेके 43 के बीच बीच में सौदे डाल दें? ये मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो का 30% डालना चाहता हूँ। ओके सर, चल जाएगा इथेरियम में 40 से 43, 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। ओके जी, अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का पर्पज है तो बिल्कुल ओके है, और अगर ट्रेडिंग का पर्पज है तो आई थिंक 40,000 पे एक अच्छी रेंज बन सकती है और वहां पे एक सपोर्ट लेके बाय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अर्पित जी, एक और चीज, ये जो स्टेकिंग अभी हो रही थी इथेरियम 2 के अंदर, ये सब चीज डिस्काउंट हो चुकी है? क्योंकि हमको ना इसके पैटर्न्स के बारे में नहीं पता कि कब आती है और ये कब इनका डिस्काउंट फैक्टर खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो क्या ये न्यूज वाला कंसेप्ट और E2 का जो इथेरियम का 2 था, वो उसका काफी हद तक फोर्स खत्म हो गई सिस्टम में से? इसमें एक नया डेवलपमेंट है, वो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पहले जो उनका इनिशियल टारगेट था वो कुछ आई थिंक 3.5 लाख इथेरियम डिपॉजिट लेने का ही था, जिससे सिस्टम चालू हो सके, वो हो गया था। लेकिन उसके बाद जब सिस्टम पब्लिक के लिए खुला, सबके लिए खुला, तो उसमें वो जो डिपॉजिट्स हैं वो 13 लाख तक आ गए। तो ये एक नया डेवलपमेंट आया जो कि शायद इथेरियम के डेवलपर्स को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है पब्लिक से, कम्युनिटी से।
तो आई थिंक जो पुराना वाला है 3.5 लाख वाला, वो तो फुल्ली डिस्काउंट हो गया था। 600 जब $600 था, या बिटकॉइन, ये जब इथेरियम 46,000 के आसपास था, वो तब डिस्काउंट हो गया था। लेकिन अब ये जो नया डेवलपमेंट आया है कि जो एक्स्ट्रा इथेरियम डिपॉजिट हो रहे हैं और लोग, और इसके अंदर कहीं ना कहीं लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उन्हें 2 साल इथेरियम होल्ड करके रखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये फैक्टर अभी अभी डिस्काउंट नहीं हुआ है। और कुछ एनालिस्ट तो जैसे 60,000 का टारगेट दे रहे हैं INR में, कि अभी वो चीज आई नहीं है। वो फोर्स एकदम, जब जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा मूव होना चालू होगा तो ये इथेरियम 60,000 आराम से दे जाएगा। तो वो एक चीज चल रही है, उस पर ध्यान दे सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, डन। तो ये एक आप मेरे को पॉइंट बता रहे हैं कि इथेरियम के रिगार्डिंग है। दूसरा 40,000 पे तो आधा ही चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो टिपिकली मिलता है ना, कि अगर आप इथेरियम में आ रहे हो और आप एक BTC की रैली को मिस कर चुके हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इथेरियम में ये रेट इतना भी खराब नहीं है, एक जस्टिफाइड रेट तो है। आज कॉइन्स हम जो देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन, उसमें एक कॉइन टूटा है इजी, ये करीब 9.9% नीचे है। कुछ खास वजह अर्पित इसकी जाने के नीचे, क्योंकि ये अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़े ब्रेकडाउन्स आए हैं और ये ब्रेकडाउन थोड़े सीवियर भी दिख रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि शायद इजी को ड्रैग करके ना ले जाए और थोड़ा नीचे। वजह कुछ खास नहीं है, जैसा मैंने आई थिंक लास्ट डे या लास्ट टू लास्ट डे भी बताया था व्यूअर्स को, कि मेरे को ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से बेरिश लग रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें, कैश में पोजीशन बनाएं, ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा ना रखें, ज्यादा इसमें अभी ना देखें। अगर कोई फार्मिंग वाले या एक्स्ट्रा इनकम वाले कॉइन्स हैं तो उनमें नजर बना के रख सकते हैं, उनमें होल्डिंग ले सकते हैं। तो वैसा ही कुछ चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स इन जनरल देखेंगे आप, सभी रेड चल रहा है। रिपल पे आपका कोई व्यू अभी भी उसी रेंज में ही चल रहा है? कुछ व्यूज चेंज किया है, कोई न्यूज फ्लो नया आया हो या कोई नया पॉसिबिलिटीज हो? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से अब साइडवेज हो रहा है। और फिर अगर ये साइडवेज हो गया तो ये टिपिकली उसी गुमनामी वाली गलियों में फिर से चला जाएगा जहां पे पहले ये था। अब देख पा रहे, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि इसके अंदर मूवमेंट ही नहीं आती थी। ये अगस्त से लेके टिल नवंबर के एंड तक इसके अंदर किसी तरह की खास बड़ी मूवमेंट नहीं थी। बाद में बड़ा स्पाइक आया, वो चाहे न्यूज तो भी रही हो, लेकिन ये फिर से साइडवेज हो रहा है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लंबा साइडवेज हो सकता है ये एक थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इनका इवेंट आई थिंक कल है, और कल वो उनका रिकॉर्ड आ जाएगा एयर ड्रॉप के लिए। और ऐसे टाइम पे जब भी एक न्यूज का टाइम होता है तो काफी वोलेटिलिटी रहती है किसी भी स्टॉक में या कॉइन में। पर सरप्राइजिंगली रिपल काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है, और थोड़ा बहुत जो मार्केट में ओवरऑल अप एंड डाउन आ रहा है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें इनहेरेंट कुछ भी अपना मूवमेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो अब कल ही डेट है एयर ड्रॉप मिलने की। जिन्होंने चाहिए वो कल तक होल्ड करें, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है वो देख सकते हैं, क्योंकि रेंज में चल रहा है तो बेटर तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना ही होता है। ठीक है। अब एक और कॉइन है सर, मैं एक्चुअली आपसे आज सारे कॉइन्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कहीं भी कुछ बड़ी कोई मूवमेंट हो तो थोड़ा आइडिया लग पाए। एक सर आप देखिए BNT, आपने हमको बताया था BNT USD में देख रहे हैं इस समय, और इसके अंदर आज स्लाइटली 1 से 1.5% तक की गिरावट है। कहीं कुछ इसमें अपडेट सर BNT में? यहाँ पे आपको कुछ डीप कट दिख रहा है? क्योंकि इसने ना मेरी एक एवरेज को टेस्ट कर दिया, वो एवरेज है 200 दिन की मूविंग एवरेज, उसको टेस्ट कर गया ये। तो अगर 2-4 दिन भी नहीं आप ऊपर आ पाए ना, तो मेरे को लग रहा है ये कहीं प्रेशर में ना फंस जाए, क्योंकि मेरे पास फिर 200 दिन की एवरेज के अलावा और भी इंडिकेटर्स है जहां से ये फंस गया है मेरे लिए। जी, BNT में जो ओवरऑल थीम थी, जो हमारा प्लान था, वो ये था कि इसके अंदर फार्मिंग वगैरह करके जो ये 1% 2% का अगर ड्रॉप आ भी सकता है तो वो फार्मिंग में हमारा कवर हो जाता है। तो बेसिकली लॉस ट्रेड था ये। तो अगर आपने, किसी ने भी व्यूअर ने इन्वेस्ट किया है, होल्ड किया है, तो जरूर उस फार्मिंग को एक बार एक्सप्लोर करें। उसके अंदर सिंगल साइडेड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट इम्परमानेंट लॉस। तो अगर उस प्ले में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो इस पे ज्यादा, चार्टिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। मेरे को पूरा विश्वास है वो प्रॉफिट ही कमा के निकलेंगे। पर अगर सिर्फ प्योरली ट्रेड और उसके पर्पज से है तो आई थिंक नजर बनाए रखनी चाहिए, और अगर आगे भी थोड़ी वीकनेस लगती है तो निकल जाने में ही समझदारी है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स ओवरऑल सारे वीक चल रहे हैं। ठीक है, डन। इस बीच अब सचिन जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और पहले थोड़ा वीडियोस की दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वो मेरे साथ कनेक्ट है। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से आपसे बातचीत हो रही है, काफी दिनों बाद इनफैक्ट मैं बोलूंगा आपसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
यस ध्यान है सचिन, जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो हम इथेरियम 32,000 देखते थे और तब बिटकॉइन था करीब 12 लाख। हम सारी जर्नी को एक नए रिकॉर्ड लेवल तक तो देख के आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपसे बात तब हो रही है जब मार्केट पूरी तरह से ना एक साइडवेज हो गया है, स्लाइटली नेगेटिव भी है। जैसे आप बीटीसी को देखोगे तो आपको साफ दिखेगा इसमें हल्की सी रिट्रेसमेंट है, इथेरियम में रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट कब गिरावट में तब्दील हो जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। आपका व्यू क्या है? आज मैं आपसे पूछूं आप बीटीसी में क्या बोलोगे, इथेरियम में क्या बोलोगे आज? अच्छा, तो अगर आप ओवरऑल मार्केट अगर देखते हैं तो काफी साइडवेज मूवमेंट चल रहा है लास्ट एक हफ्ते से, अगर आप देखोगे। और कभी कभी एक डाउन मूवमेंट का जो प्रेशर है वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट ये काफी नॉर्मल है अगर मैं देखना चाहूँ क्रिप्टो मार्केट्स में, क्योंकि ये दिसंबर का मंथ चल रहा है और दिसंबर में सारी वेस्टर्न कंट्रीज में जो अकाउंटिंग और टैक्सेस का जो पीरियड है वो है, साथ ही साथ में उनका हॉलिडे सीजन भी स्टार्ट होगा। अभी कुछ 7-8 दिनों में एवरीवन विल गो ऑन हॉलिडेज फॉर क्रिसमस, और फिर वो जनवरी फर्स्ट वीक में आएंगे। तो ये काफी नॉर्मल है। अभी तक ऐसे कोई मतलब घबराने वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है कि ये शायद वापस से 14 लाख से 12 लाख के आसपास आ जाए या 11 लाख के आसपास आ जाए, वैसा कुछ अभी तक तो साइंस नहीं है। लेकिन जो साइडवेज है वो कभी भी, जैसा आपने बोला कि ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिख रहा है, तो वो एक चीज हमें देखनी है। और स्टॉप लॉस अपने, अगर आप नई ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर ये लेवल के ऊपर आप नए ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही संभाल के करना है, स्पेशली इन बिटकॉइन, क्योंकि 1% का भी अगर डाउन मूव आता है तो वो आपको सीधा 14,000 का नुकसान करके देगा, राइट। तो वो बहुत ही केयरफुली चलना है। और उसके अलावा ये जैसे ही सब कुछ ये दिसंबर का साइडवेज जो है 2-3 रीजंस की वजह से, टैक्सेस हो गया, हॉलिडे सीजन हो गया, कि जैसे ही खत्म होगा मुझे लगता है सबसे पहले ऑल्ट कॉइन में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ा ज्यादा पोजीशन मैं प्रेफर करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रादर देन बीटीसी। ठीक है। सचिन, एक वैसे ही मेरे मन में क्वेश्चन आया क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखते हैं कि टिपिकली क्रिसमस की छुट्टियों में सब कुछ डल हो जाता है। लेकिन इस बार 2020 के अंदर तो कोरोना वायरस है। यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी जो कोरोना की सिचुएशन है वो थोड़ी ज्यादा है। आपको लगता है कि ये जो टिपिकली पैटर्न हम देखते थे हॉलिडे वाला, ये एज इट इज भी रहेगा? क्योंकि पहले 5 महीने तो उन्होंने काम भी नहीं किया, वो भी मुश्किलों में थे ही। तो क्या तो बेसिकली अगर उसमें आप देखोगे कि उन लोग उनका जो ट्रेडिशन है बेसिकली ये है कि वो एक दूसरे को गिफ्ट ज्यादा करते हैं, और घर वो एक ऐसा टाइम है जो उन लोग घर वालों के साथ बिताते हैं। तो मैंने काफी सारा लाइक 2-3 लास्ट 4-5 साल में कम से कम 2 से 3 क्रिसमस मैंने यूरोप में ही बनाए थे। तो वहां मुझे यही देखने मिला कि उधर जो कल्चर है कि उन लोग हमेशा बाहर रहते हैं अपने पेरेंट्स के दूर और वगैरह, है ना, मतलब पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। दिस इज द टाइम जब सब साथ में आते हैं। तो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट कोरोना वायरस से लेके यही होगा कि इस बार ज्यादा मोर फैमिली गैदरिंग्स होगी, क्योंकि उनको ज्यादा बाहर नहीं निकलना है वगैरह। तो वो गिफ्ट एक्सचेंजिंग वगैरह का जो होता है, तो उन लोग का मतलब ये है कि इट इज वेरी बिग डील फॉर देम। अगर किसी को एक साल से अगर किसी को फोन लेना है या कुछ करना है तो वो स्पेशली ये मोमेंट तक वेट करते हैं अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए, राइट। तो उसके वजह से काफी सारा वो एक प्रेशर है कि बुकिंग हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आपको अच्छा देखने मिलता है, स्पेशली फ्रॉम यूएस, ठीक है। यूरोप में तो ठीक ही है, लेकिन यूएस में काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है, क्योंकि अभी थैंक्स गिविंग भी होके गया, अभी तुरंत ये भी आ जाएगा क्रिसमस, और साथ साथ में उनका टैक्सिंग भी होता है। तो टैक्सीज के लिए भी उनको काफी सारा चीजें जो है, मतलब दे हैव टू बुक प्रॉफिट समवेयर, कहीं पे प्रॉफिट नहीं बुक करके कहीं लॉस लेना है उनको, ताकि वो टैक्स में एडजस्ट हो जाए सारी चीजें। तो वो काफी चीज चलती रहती है। तो आई थिंक कि दिस क्रिसमस विल बी नॉट लाइक कि मतलब कि कुछ अलग होगा, सेम ही होगा। खाली 2017 में ये था कि 2017 में जब हाई बनाया था उसने 19,000 का, वो भी क्रिसमस के एक वीक पहले ही हाई बना के फिर वो साइडवेज मूवमेंट में जाके फिर वो क्रैश होना चालू हो गया था। तो इस बार भी एक वीक की जगह पे 2 वीक पहले उसने हाई बना लिया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई, और वो साइडवेज मूवमेंट में चला गया। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर ये है कि उस टाइम जो ग्रीड लेवल था वो काफी हाई था,
और जो पैसा था काफी रिटेल ड्रिवन मार्केट और रिटेल ड्रिवन सेंटिमेंट्स थे। दिस टाइम इट इज ऑल इंस्टीट्यूशन। जैसा अर्पित भी बता रहे थे कि इस बार इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो इंटरेस्ट आया है बिटकॉइन में, इट्स लाइक कि मतलब हम सोच नहीं सकते कि इतना अगर इंस्टीट्यूशन पागल हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग बिटकॉइन एट $18,000-19,000। ठीक है, यहाँ पर हमने 5-5-6-6 हजार में क्रैश में जो 2018 और 2019 में हमको मिल गया, हमारे को मिल गया, इंस्टीट्यूशन हमारा माल 3 गुने के ऊपर खरीद रहा है। तो अगर ये आप देखो, ये कैसा एक नया चीज मैंने भी देखा। मैं 4 साल से स्टॉक मार्केट में था, लेकिन मैंने ये चीज कभी नहीं देखा कि मैं राकेश झुनझुनवाला के पहले स्टॉक बाय कर पा रहा हूँ। राइट, वो बहुत ही रेयर होता है। वो मौका अभी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम वही लोग जो इंस्टीट्यूशन जो बिटकॉइन $18,000-19,000 पे बाय कर रहे हैं, वो अभी इथीरियम पे भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। इथीरियम भी वो लोग बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको एक चीज पता हो गया है कि अगर जो हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड वो अभी उनको इथीरियम और बिटकॉइन में दिख रहा है। एंड दे वांट टू हैव सम एलोकेशन फॉर दिस, कि कभी भी जाके अगर आगे जाके हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज के वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे बाइडेन आता है, बाइडेन बोलता है कि मैं इतना टैक्स लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो पीपल विल मूव टू समथिंग विच इज क्रिप्टो। ठीक है, और वही शायद से हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी वही सोच रहे हैं और वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेट इट बी के 3 साल के बाद वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है। बिल्कुल भी वैसा वाला माहौल नहीं है जो 2017 में था कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, ग्रिड मचा हुआ है और लोग अपना पैसा गिरवी रख के या फिर अपना सोना वगैरह गिरवी रख के बिटकॉइन खरीद रहे। लोगों ने घर भी गिरवी रखे थे काफी सारे 2017 में, और उन्होंने बाय किया टॉप के ऊपर। और उस टाइम से बाद में वो, आपको तो पता ही है, स्टॉक मार्केट में भी सेम ही सीन, जहां पर ग्रिड आ जाता है वहां पर मार्केट खत्म। तो वैसा वाला ग्रिड अब तक आया ही नहीं, क्योंकि अभी भी इंस्टीट्यूशन ही बाय कर रहे हैं। राइट, तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप लेके चलोगे तो सब कुछ इतना कोई वरीड वाला नहीं है। अगर मैं डॉलर्स में देखूं तो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स पेन जो है वो $17,000 के आसपास का आता है, 16 से 17,000। अभी लोगों ने बाय ऑर्डर 14,000 पे जो पहले 10,000 पे था और 7,000 पे बाय रखा था, फिर 12,000 आया तो 10,000 पे बाय रखा था। अभी वही लोग अभी 14,000 13,000 पे बाय रखे बैठे। तो उनको अगर मौका देना है तो मार्केट एक वीक मार जाएगा वहां पर, लेकिन मुझे वो नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो फोमो बिल्ड करना बहुत जरूरी है एट एवरी लेवल। तो मुझे लगता है 16-17,000 इज वेयर द मैक्सिमम पेन विल कम। कहीं पे भी अगर करेक्शन आता है डॉलर्स में, और फिर वहां से वो एक नया जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, ये पैटर्न तो खैर सभी लोग जानते हैं कि हमेशा ट्रैपिंग रिटेल से होती है। रिटेलर हमेशा लास्ट में आता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि रिटेलर पहले और इंस्टीट्यूशनल आ रहा है। तो अभी तो इंस्टीट्यूशनल्स का पहला स्टेप है। तो ये बात मैं अर्पित की बात ये चल सकता हूँ कि हाँ 25 लाख क्यों नहीं जा सकता बिटकॉइन, जब 10 लाख से 15 लाख। एक्चुअली में अगर हम 50% देखते हैं तो हमने हुआ परसेंटेज टर्म्स में, तो 50% तो हमने एक महीनों में लिया है। तो ये अर्पित की बात बिल्कुल सच हो सकती है कि भी ठीक है, आप 20-25 लाख क्यों नहीं सोच सकते बिटकॉइन को, जब इंस्टीट्यूशनल्स अभी आ रहा है। और ये टिपिकली मैं सचिन की बात को भी इसलिए भी एग्री करूंगा कि हम तब इसको दिक्कत वाली बात मानेंगे जब वापस से रिटेल आके टॉप बनाएगा। जैसे 2017 में रिटेलर्स का टॉप बन गया था, इंस्टीट्यूशनल्स उस समय तो थे ही नहीं खैर, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल्स ले रहा है। तो आपके पास एक बेस हो गया। इंस्टीट्यूशनल इज अ काइंड ऑफ अ बेस, वो ही सेलिंग करते हैं और वही बायर भी हैं। जब तक वो बायर है तब तक तो आप डरिए मत ना, आप तो रिटेलर हो। आप तो एक बिटकॉइन भी नहीं ले पाएंगे हम, अगर हम मिलके आ जाए। इसको हम रिटेलर की डेफिनेशन में कहते हैं। तो रिटेलर्स की डेफिनेशन तो एक बिटकॉइन भी नहीं खरीद सकता, और वो थाउजेंड्स बिटकॉइन लेके बैठे हैं। तो उनका मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक चीज और है, सचिन है, मैं अभी अर्पित से बात कर रहा था, अर्पित भी ये कह रहे थे कि ये हम एग्री करते हैं कि हमने बिटकॉइन की एक रैली को मिस किया है। ये एग्रीड है, इसमें आप हो या ना हो, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आप जैसे मर्जी समझ लो, लेकिन हम इथीरियम की रैली को हम मिस नहीं करना चाहते। मैं अगर आपसे पूछूं और मैं आपसे राय लूं आज की डेट में कि मेरे को इथीरियम बाय करना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे 20% बाय करूं, 30% बाय करूं, 50% बाय करूं, कितना परसेंटेज में बाय करूं? एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो रिट्रेसमेंट दिख रही है, आप चार्ट पे देखते हो, क्योंकि आप 4 आवरली चार्ट देखते हो, तो मैंने 4 आवरली आपके लिए लगा ली था। हालांकि मैं डेली पे देख के आपको मैं बता देता हूँ। ये डेली चार्ट आपके पास है, मेरे पास एक डबल टॉप है और रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट में मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, मैं थोड़ा
ज्यादा वल्गर होके भी सोच सकता हूँ, इसको आप ऐसा भी सोच लीजिएगा, ज्यादा डीप सोच लिया मैंने। मेरे को ऐसा लगता है कि इथेरियम 29,000 भी ना आ जाए, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसको टूटने के लिए बहुत सारी बैड न्यूज लेके आनी होंगी, लेकिन एक दूसरा सपोर्ट है, मैं सारी एवरेजेस की सपोर्ट काउंट करता हूँ, हाँ, वो है 34,700। एक और जो नियर बाय का सपोर्ट है वो है 38,000 या फिर काफी हद तक 39,000, या मैं 40,000 वाली रेंज मान के चलता हूँ। आप तो क्या राय दोगे, क्या 40,000 पे मैं जितना इथेरियम खरीदना चाहता हूँ खरीद लूं, या फिर ये बड़े क्रैक भी आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है? राइट। तो अभी तो क्लियरली इथेरियम जो है वो क्लियर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्लियरली डाउन ट्रेंड है। अभी तक कोई उसने डेली चार्ट के ऊपर अब तक रिवर्सल कंटिन्यूस बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें ये डाउन ट्रेंड में है फिलहाल। और जब भी जैसे कि अगर बिटकॉइन अगर 1-2% भी थोड़ा करेक्शन मार जाता है तो ऑल्ट कॉइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट तुरंत देखने मिल जाता है। लाइक दे विल बी लाइक कि अगर यहाँ पर 2% करेक्शन है तो इथेरियम 5% क्यों ना करेक्ट कर जाए, हाईली चांसेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल होना चाहिए कि आपको जब भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर यू विल सी देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल, वहां पर बाय ऑर्डर्स लगाना चालू करना चाहिए। एट द सेम टाइम अभी इस वक्त में मैं बोलूंगा हर सपोर्ट के ऊपर यू ओनली गिव 20% ऑफ एलोकेशन, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपए का बाय करना है तो हर सपोर्ट के ऊपर आप 20 रुपए का 25 रुपए का एलोकेशन दीजिए और उसको एवरेज में खरीदिए। ये एक चीज तो अभी एक 100% जो दिख रहा है कि यहाँ से कोई बड़ा क्रैश नहीं आएगा, मतलब कोई ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो दैट इज कंप्लीटली लाइक वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आएगा तो सारा ही सब कुछ ही तहस महस कर दे, क्रिप्टो ही किया तो स्टॉक मार्केट को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ब्लैक स्वान इवेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़ा डाउन ट्रेंड था, जो 2-3 साल का डाउन ट्रेंड चला था, वो 100% खत्म हो चुका है। अभी खाली यही है कि बेसिकली जो भी आपको थोड़ा मोड़ा डाउन ट्रेंड दिखता है वो इवेंट खत्म होने के बाद जो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर नॉर्मल ट्रेडर्स की भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। और जो लोगों ने $100 या $150 के ऊपर इथेरियम खरीदा है, $200 के ऊपर इथेरियम खरीदा है, $300 के ऊपर इथेरियम खरीदा है, उनका 2x 5x हो चुका है, तो उन लोग भी प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे कहीं कहीं पे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे भी अब जैसे आप मेजर सपोर्ट जो आप बनाते जा रहे हो एवरेजेस के साथ, या फिर जो अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स है कैंडल्स के बेसिस के ऊपर, वहां पर आप बाय ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इन पार्ट्स कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी थी अभी, क्योंकि आपको हर एक सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे तो वो थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिवर्सल जो है वो वाला रिवर्सल है यहाँ से मतलब प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, वो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है वहां से वापस। तो आप हर एक के ऊपर लगा के रखो, और जैसे ही अगर आपका समझो कि नीचे से 1-2 ऑर्डर ही फिल होता है और 2-3 ऑर्डर मिस हो जाते हैं, तो आप अपसाइड के ऊपर भी एवरेज कर सकते हो। जब वो तुरंत ही एक ट्रेंड पकड़ ले अपसाइड का, तभी आप बाय कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। ठीक है, एक चीज मैं और बोलूंगा, आप चार्ट देख रहे हैं, सचिन का कॉन्फिडेंस, अर्पित का कॉन्फिडेंस भी आपने देखा होगा, उसमें आप एक चीज अच्छी से देख पा रहे होंगे, वो है रिलेटिविटी स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम आरएसआई कहते हैं। हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर आरएसआई को डाला हुआ है, जिसमें 2 हिस्से बताता है। रेड लाइन इज अ सेल एंड ब्लू लाइन इज अ बिग बार ऑफ अ बाय। सो अभी ये ना ओवरसोल्ड है, प्राइस टर्म्स में करेक्ट पूरी नहीं हुए हैं, बट आरएसआई ने अपने आप को ओवरसोल्ड पहले से कर दिया। तो इस पैटर्न में टिपिकली क्या होता है, अर्पित एंड सचिन करेक्ट मी बोथ, अगर आप कहीं भी मैं कहीं गलत हो तो आप मेरे को बताइएगा, जो टिपिकली हम इक्विटीज में फॉलो करते हैं कि आरएसआई अगर आपका ओवरसोल्ड हो जाए और प्राइस करेक्शन अभी पूरा ना हुआ हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो हर एक सपोर्ट पे आके रुकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी आरएसआई पहले से ओवरसोल्ड है, आपको डबल फोर्स से नीचे नहीं आना, तो आप वहां पे आके रुकते हैं। तो मैं सचिन की इस बात से भी एग्री करता हूं कि आपको जहां जहां सपोर्ट है वहां ऑर्डर जरूर डाल के रखो। होगा क्या कि उस ऑर्डर पे आपको ब्लिप से मिल जाएगा, ब्लिप से आपको प्रॉफिट आएगा, आप भले निकल जाना, अगर आपको निकलना भी हो, अगर आपको रहना है तो दैट इज योर कॉल, तो आप उसमें रह भी सकते हैं। सचिन ये ठीक है ना? फिर तो हर सपोर्ट पे वो डाल देते ऑर्डर, है ना?
ये ज्यादा ठीक यस है। यस यस। तो आपने मुझे इथेरियम का एक सपोर्ट एरिया बता दो, एक तो 40,000 है, इसके नीचे का कोई और हो तो आपने को बता दीजिए। 40,000 तो चलो हम मान के बैठे हैं। यस 40,000 है, उसके बाद 36 के आसपास मुझे एक दिखाई दे रहा है, और बाद में सीधा वो आएगा 30 के आसपास ही आएगा फिर नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो हम एक फिलहाल तो हम एक S1 और S2 डाल देते हैं, जो कि हम करीब 40,000 से 42,000 वाली रेंज होगी हमारी टोटल, और दूसरा हम फिर एक 36,000 वाली रेंज के अंदर डाल देते हैं। ये 36 से 40,000 वाली रेंज, इसमें कहीं भी आप रेंज में डाल दो। हाँ, तो ये मेरे को लग रहा है ज्यादा ठीक होगा। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम दिया, बातचीत करके बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी। वीकेंड आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, वीकेंड है, 2 दिन की लंबी छुट्टी है, कीजिए एंजॉय, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।